नमस्कार दोस्तों। आज मृत्युकालिक कथन पे ही एक छोटा सा डिस्कशन है। कभी-कभी आपके एग्जाम्स में भी पूछ लेता है जहाँ की ये कहा जाता है कि मृत्युकालिक कथन जिसको कि डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं, क्या इसके कोई एक्सेप्शंस भी हैं? तो हमें आपसे आज डाइंग डिक्लेरेशन के कुछ एक्सेप्शंस को डिस्कस करना है जो कि रेलेवेंट है आपके एग्जाम के लिए भी। अगर आप एडवोकेसी वगैरह भी करते होंगे तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। सबसे पहला एक्सेप्शन और जो आपको समझना भी चाहिए वो है कि डाइंग डिक्लेरेशन, क्या चाइल्ड के द्वारा डाइंग डिक्लेरेशन दिया गया है तो क्या वो रेलेवेंट होता है? अगर कोई बच्चा है छोटा सा, मैं इसको इलस्ट्रेट करूं अगर, तो कोई छोटा सा बच्चा है और वो उसकी डेथ की कारण या उसकी डेथ होने वाली है ऐसे उसको फील होता है, या उसको कोई इंजरी कॉज हुई है, उस इंजरी के चलते उसने कई स्टेटमेंट पास किए हैं, तो क्या उन स्टेटमेंट को एज अ डाइंग डिक्लेरेशन यूज किया जा सकता है? देखो, ऐसा होता है कि अगर कोई भी बच्चा फिट स्टेट ऑफ माइंड एज इन कि वो इतना मेच्योर है जो कि जो क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं वो विदाउट टेम्परिंग या विदाउट कॉन्कोटेशन या कोई भी ट्यूटरिंग के बिना वो अगर कोई भी जवाब दे देता है, उसमें उसका रिप्लाई कर देता है, उस पर रिस्पॉन्ड करता है, देन यहाँ कोर्ट के पार्ट पे ये है कि डाइंग डिक्लेरेशन वहां वैलिड होता है। लेकिन अगर कोई भी बच्चा जो कि समझने में इमेच्योर है, उसकी अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वो भी इतना सफिशिएंट नहीं है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन को वो फॉर्म कर सके उस स्टैंडर्ड पे, देन यहाँ माइनर के द्वारा दिया गया कोई भी डाइंग डिक्लेरेशन एंड इनएडमिसिबल होता है। ये केस भी आया था, अमर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, 1996, एमपी हाईकोर्ट का केस है। और एक दूसरा एक्सेप्शन जो इसमें आता है वो दूसरा एक्सेप्शन है कि सपोज कि डाइंग डिक्लेरेशन तो बनाया गया, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन बनाने के क्रम में जो रीजंस ऑफ डेथ है उसको ही मेंशन नहीं किया गया। रीजंस ऑफ डेथ जो कि डाइंग डिक्लेरेशन का आधार होता है। अब रीजंस ऑफ डेथ को मेंशन नहीं किया गया तो क्या ऐसा कोई डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल होगा? नहीं, ये इनएडमिसिबल होगा। आपको पता रहे कि अगर डाइंग डिक्लेरेशन में रीजंस ऑफ डेथ नहीं है कि किस कारण से उसकी मृत्यु हो रही है, किस कारण से उसके कौन सी इंजरी है, उसके बारे में कोई भी मेंशनिंग नहीं की गई है, तो वो इनएडमिसिबल होता है। क्लियर? एक तीसरी बात आती है कि अगर कोई भी डाइंग डिक्लेरेशन दिया गया है और वो इनकंसिस्टेंट है या इनकम्प्लीट है, तो क्या उसकी क्रेडिबिलिटी को, क्या उसकी एविडेंसरी वैल्यू कुछ होगी? तो आपको इस चीज को समझना कि अगर कोई भी डाइंग डिक्लेरेशन दिया गया है और वो उसका नेचर इनकम्प्लीट या इनकंसिस्टेंट है अपने आप में, उस बातों में ही कई आंसर आ रहे हैं जो कि एक दूसरे से कंट्रेरी हैं, देन उसको इनएडमिसिबल माना जाता है, उसको यूज नहीं किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ कोर्ट डाइंग डिक्लेरेशन के एग्जामिनेशन के दौरान बहुत ही कॉशियस होती है, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन की एविडेंसरी वैल्यू ये सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन बनाता है। तो यहाँ कोर्ट काफी विजिलेंट होता है, काफी हद तक विजिलेंट होता है इस चीज को देखने के लिए कि कहीं किसी गलत फैक्ट पे, कहीं किसी गलत पॉइंट पे किसी दूसरे व्यक्ति का कन्विक्शन ना हो जाए। इसके बाद आता है कि कोई डाउटफुल फीचर्स होते हैं। डाउटफुल फीचर्स का मतलब है कि अगर कोई भी डाउट रिगार्डिंग की टैंपरिंग हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो कि यहाँ टैंपरिंग हो सकती है, या कोई भी कहते नहीं कि इतना स्पेस मिल जाए कि उसके बीच में कोई भी एक थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो जाए, और थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के बाद उसने क्या किया, अपने स्टेटमेंट के माध्यम से उन्होंने ऐसा पुशअप किया कि उसने अपने बार बार एक संदिग्धता, एक ड्यूबियस स्टेटमेंट पास करना शुरू कर दिया। तो उस कंडीशन में डाइंग डिक्लेरेशन की क्रेडिबिलिटी के उस उसके बराबर नहीं होगी जो कि एक सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन का आधार बनाती है। रादर उसको भी हम डाउटफुल तरीके से देखेंगे। कभी कभी कोर्ट ऐसे डाइंग डिक्लेरेशन पे केवल इन्फरेंस ड्रॉ करने के पर्पज से स्टेप्स ले सकता है, और जनरली वैसे इसको डिस्कार्ड ही करता है। ठीक। इसके बाद आता है कि कहते हैं कि अनट्रू डिक्लेरेशन। अनट्रू डिक्लेरेशन का मतलब कि जो भी टेस्टिमनी उसने दी है वो एग्जिस्टेंस में ही ना हो।
जो भी टेस्टिमनी उसने मेंशन की है अपने डाइंग डिक्लेरेशन में वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, इस कंडीशन में भी यही आपको समझना है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो डाइंग डिक्लेरेशन की क्रेडिबिलिटी लो हो जाएगी, उसकी एविडेंस वैल्यू डाउन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इफ डिक्लेरेशन रिलेट्स टू डिमाइस ऑफ अदर पर्सन। इसका मतलब है कि अगर जो जिस व्यक्ति की डेथ होने वाली है उस व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट पास किया है, उसमें उस व्यक्ति के बारे में, उसकी अपनी डिमाइस के बारे में तो कोई भी मेंशनिंग नहीं है, कोई भी रीजंस नहीं दिए हुए हैं, रादर उसकी जो डिमाइस के बारे वो किसी थर्ड व्यक्ति या किसी दूसरे अन्य व्यक्ति के की मृत्यु के बारे में रीजंस दिए हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो एविडेंसेस भी डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे प्रॉपर तरीके से यूज नहीं किए जाएंगे। आप हमेशा आप इस चीज में कंफ्यूज मत होना, कभी कभी कहता है कि डाइंग डिक्लेरेशन हियर से एविडेंस का एक्सेप्शन है। ये जो मैंने आपसे डिस्कस किया, ये डाइंग डिक्लेरेशन खुद का एक्सेप्शन की बात की, डाइंग डिक्लेरेशन के एक्सेप्शंस के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। लेकिन हियर से एविडेंसेस के एक्सेप्शन के तौर पे डाइंग डिक्लेरेशन को यूज किया जाता है, तो वो रूल ऑफ नेसेसिटी पे बेस्ड है, क्योंकि वहां कोई भी व्यक्ति बचता नहीं है जिसके स्टेटमेंट के माध्यम से किसी के कन्विक्शन को सिक्योर किया जाए। ठीक है, तो आप इस चीज पे देखना, क्योंकि कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे डाइंग डिक्लेरेशन का। अगर आपसे मेंस में पूछता है तो एक लेंदी क्वेश्चन पूछेगा, उसके साथ साथ एक छोटा सा इसमें पार्ट लगा देता है, फिर इसमें आपको समझना पड़ता है कि हाँ ये पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, आपको एक नया सा लग रहा है। तो आप इस चीज को समझना। ठीक है, तो गुड लक, आप इंजॉय करते रहो, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नमस्कार।